नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एक ऐसा सफर जहां हम किताबों के पन्नों से निकले उन अनमोल विचारों को आपके जीवन से जोड़ते हैं जो आपकी सोच को बदल सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जो सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि एक आईना है, आपके और पैसे के रिश्ते का। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई ये पुस्तक हमें सिखाती है कि धन, लालच और खुशी का असली मतलब क्या है। हम सभी पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं और पैसा बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे को लेकर हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत या कमजोरी बन सकती है? यही सवाल इस किताब की आत्मा है। मॉर्गन हाउसल हमें यह समझाते हैं कि पैसे से जुड़ी हमारी भावनाएं, डर, इच्छाएं और उम्मीदें, ये सब हमारी आर्थिक सफलता को तय करती हैं, न कि सिर्फ हमारे निर्णय या प्लानिंग। कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपने कोई निवेश सिर्फ इसीलिए कर दिया क्योंकि आसपास सब कर रहे थे, या फिर आपने कोई अवसर सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि आपको डर था कि कहीं नुकसान न हो जाए। हम इंसान हैं और हमारी सोच में भावनाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। यही भावनाएं हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं और कभी कभी बिना वजह डर में जीने पर मजबूर करती हैं। इस वीडियो में हम उस हर अध्याय को छूने की कोशिश करेंगे जो न सिर्फ पैसा कमाने की रणनीतियों की बात करता है बल्कि उन गहराइयों की ओर ले जाता है जहां आप खुद से सवाल करेंगे, क्या मैं पैसे को कंट्रोल कर रहा हूं या पैसा मुझे? पैसे को। यहां आपको मिलेगा एक ऐसा दृष्टिकोण जो वित्तीय आजादी की बात सिर्फ आंकड़ों से नहीं करता बल्कि आपके दिल और दिमाग से करता है। यह किताब आपको सिखाती है कि आर्थिक समझदारी का मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं है बल्कि समझदारी से जीना है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे समय, धैर्य और समझदारी वेल्थ बनाने के असली स्तंभ हैं। हम जानेंगे कि कंपाउंडिंग का जादू क्या होता है और क्यों यह धीरे धीरे अमीर बनने का सबसे सटीक रास्ता है। लेकिन यह वीडियो सिर्फ पैसे की बात नहीं करता, यह बात करता है ग्रीड यानी लालच की, उस हद की जहां इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता, जहां और पाने की भूख इंसान से उसकी नींद, उसका शांति और यहां तक कि रिश्ते भी छीन लेती है। और फिर हम बात करेंगे हैप्पीनेस की, असली खुशी की, जो शायद लाखों कमाने से नहीं बल्कि सही फैसले लेने से, अपने मूल्यों के साथ जीने से और समय के साथ संतुलन बिठाने से मिलती है। इस चैनल पर हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है बल्कि एक सोच पैदा करना है, एक सोच जो आपको अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। तो अगर आप भी उस यात्रा पर निकलना चाहते हैं जहां पैसे के पीछे की साइकोलॉजी को समझना है, अगर आप उन टाइमलेस लेसन्स को अपनाना चाहते हैं जो आपको बेहतर इंसान और समझदार निवेशक बना सकते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर मिनट में छुपा है एक ऐसा थॉट जो शायद आपकी जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं ऐसी किताबों की समरीज जो आपकी सोच को छू जाएं। चलिए शुरू करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एक ऐसी कहानी जो हम सभी की है। चैप्टर 1, नो वन्स क्रेजी, कोई भी पागल नहीं है। कभी आपने किसी को देखा है जो पैसे से जुड़े इतने अजीब फैसले लेता है कि आप सोचते हैं यह आदमी पागल है क्या? लेकिन क्या वाकई कोई पागल होता है, या फिर हम सब बस अलग अलग अनुभवों की दुनिया में जी रहे हैं? मान लीजिए दो इंसान हैं। एक ने अपना बचपन 1970 के दशक में बिताया जब महंगाई आसमान छू रही थी, बैंकों पर भरोसा कम था और सोना सबसे सुरक्षित संपत्ति मानी जाती थी। वहीं दूसरा इंसान 2000 के दशक में बड़ा हुआ। उसने देखा शेयर मार्केट का जादू, स्टार्टअप्स का उफान और क्रिप्टो का क्रेज। अब सोचिए, जब दोनों पैसे की बात करेंगे, निवेश की सोच बनाएंगे, तो क्या दोनों की दिशा एक जैसी हो सकती है? यही तो असल खूबसूरती है इस सोच की कि हर इंसान की मनी साइकोलॉजी उसकी खुद की यात्रा से बनती है। मॉर्गन हाउसल हमें लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां कोई डिसीजन पूरी तरह गलत नहीं होता, बस हमारी नजरों से अनजाना होता है। उन्होंने एक जबरदस्त कहानी सुनाई 1920 के दशक के अमेरिका की। उस वक्त का औसत अमेरिकी परिवार कभी बैंक नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता ने देखा था कि बैंक अचानक दिवालिया हो जाते हैं और जमा की गई सारी मेहनत एक झटके में चली जाती है। आज हम भले ही कहते हैं कि बैंक में पैसे रखना सेफ है, लेकिन उस जमाने का इंसान इसे जोखिम समझता था। अब सोचिए,
अगर उस जमाने का कोई बुजुर्ग आज भी घर में नकद रखता है तो क्या वो पागल है या बस उसे अपनी जिंदगी के अनुभवों पर भरोसा है? असल में हम सब जिन हालातों में पलते हैं वही हमारे फाइनेंशियल बिलीफ्स को गहराई से गढ़ते हैं। आप अगर उस परिवार में पले हों जहां पैसे की तंगी ने बचपन की नींदें चुराईं तो शायद आप कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन वहीं अगर आप उस माहौल में बड़े हुए हों जहां आपके पेरेंट्स ने म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट से मुनाफा कमाया तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट एक्साइटमेंट होगी, डर नहीं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि पैसा सिर्फ गणित नहीं है, पैसा भावनाओं का खेल है। डर, लालच, भरोसा, असुरक्षा, महत्वाकांक्षा, इन सभी का गहरा मेल है इसमें। अब एक और उदाहरण लीजिए। एक लड़का जिसने 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस अपनी आंखों से देखा। उसके पिता की नौकरी गई, घर गिरवी रखा गया और उसकी मां ने घर चलाने के लिए रात में कपड़े सीने शुरू किए। अब जब यही लड़का बड़ा होकर अपने पैसे का मैनेजमेंट करेगा तो क्या वह शेयर मार्केट में आंख बंद करके कूदेगा? शायद नहीं। और अगर कोई आउटसाइडर उसे कहे कि यू शुड इन्वेस्ट मोर अग्रेसिवली तो क्या वो सही होगा? इसलिए जब हम किसी को कहते हैं कि तू तो बेवकूफ है पैसे के मामले में, तो शायद हम खुद अपने नैरो पर्सपेक्टिव में जी रहे होते हैं, क्योंकि उस इंसान की जिंदगी ने उसे कुछ ऐसे लेसन सिखाए हैं जिनकी किताबों में जगह नहीं होती। हर इंसान का वित्तीय सफर एक कहानी है और हर कहानी में दर्द, खुशी, डर और सीख होती है। एक और बात जो दिल को छूती है, हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि हमारे फैसले फैक्ट्स पर आधारित होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे डिसीजंस ज्यादातर उस पर बनते हैं जो हमने महसूस किया है, ना कि सिर्फ जो हमने सीखा है। किसी ने एक बुरी नौकरी के अनुभव की वजह से कभी नौकरी पर भरोसा करना छोड़ दिया, किसी ने एक खराब बिजनेस डील के कारण उद्यमिता से तौबा कर ली, और फिर कोई। चैप्टर 2, लक, रिस्क, किस्मत और जोखिम। बिल गेट्स, एक नाम जो पूरी दुनिया में सक्सेस और वेल्थ की पहचान बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बिल गेट्स लेकसाइड स्कूल में नहीं पढ़ते, जहां उन्हें एक रेयर मौका मिला कंप्यूटर से खेलने का, तो क्या वो आज भी वही होते जो हम जानते हैं? अब जरा केंट एवंस का नाम सुनिए। शायद आप नहीं जानते होंगे, केंट बिल गेट्स के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक थे। दोनों एक साथ पढ़ते थे और उतने ही होशियार थे। लेकिन केंट की एक पहाड़ पर चढ़ते समय जान चली गई, एक हादसे में। वही केंट अगर आज जिंदा होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट उनके साथ शुरू हुआ होता, या शायद वो उससे भी कुछ बड़ा बना लेते। बस यहीं से शुरू होती है इंसानी किस्मत और जोखिम की वो कहानी जिसे समझना हम सबके लिए जरूरी है। क्योंकि जब भी हम किसी सफल इंसान को देखते हैं, एक अमीर बिजनेसमैन, एक टॉप इन्वेस्टर या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने अपने दम पर कुछ बड़ा कर दिखाया हो, हम सोचते हैं कि उन्होंने कुछ खास किया है। लेकिन क्या हम ये मानते हैं कि कभी-कभी सिर्फ समय, जगह और हालात ही इंसान की जिंदगी बदल देते हैं? मॉर्गन हाउसल हमें इस सच्चाई से जोड़ते हैं कि जिंदगी में हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम प्लान करते हैं, मेहनत करते हैं, फैसले लेते हैं, लेकिन फिर भी नतीजे हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आते। क्यों? क्योंकि लक यानी किस्मत और रिस्क यानी जोखिम दोनों हमारे हर फैसले के साथ चलते हैं, लेकिन अक्सर हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हमें सिखाया जाता है कि जो सफल हुआ उसने कुछ सही किया और जो असफल रहा उसने जरूर गलती की। पर असल जिंदगी ऐसी लिनियर नहीं होती। कभी कभी आपने सब कुछ ठीक किया होता है लेकिन फिर भी नतीजा गलत आता है, और कई बार आप अनजाने में कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जो आपको उस मुकाम पर पहुंचा देता है जहां पहुंचने का आपने कभी सपना भी नहीं देखा था। जरा सोचिए, अगर आप 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के ठीक पहले रियल एस्टेट में पैसा लगाते तो आप लाखों रुपए खो सकते थे, चाहे आपने पहले बहुत रिसर्च ही क्यों न की हो। और अगर किसी ने उसी वक्त अनजाने में एक छोटा सा निवेश कर दिया तो हो सकता है कि वो आज करोड़पति हो। ये लक और रिस्क की अदृश्य लहरें हैं जो हमारी लाइफ में हर मोड़ पर असर डालती हैं, पर हम उन्हें मानना ही नहीं चाहते। कई बार हम दूसरों की असफलता को उनके कैरेक्टर से जोड़ देते हैं। उसने मेहनत नहीं की होगी, वो सीरियस नहीं था, या उसने गलत डिसीजन लिया होगा। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि हो सकता है उसने वही किया हो जो हम करते और फिर भी उसकी किस्मत साथ न दी? और जब हम खुद सफल हो जाते हैं तो हम खुद को श्रेय देने लगते हैं। मैंने ये अचीव किया क्योंकि मैं समझदार था, मैंने मेहनत की, मैंने सही निर्णय लिए। लेकिन क्या हम कभी उस इनविजिबल फैक्टर को एक्नॉलेज करते हैं जो शायद उस सफलता की असली वजह था?
मॉर्गन हमें बताना चाहते हैं कि जिंदगी में चीजें उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती हैं, और अगर हमें धन, सफलता और असफलता को सही रूप में समझना है तो हमें ये मानना होगा कि हमारी कहानी में किस्मत और जोखिम की एक गहरी भूमिका होती है। एक समझदार इंसान वो नहीं जो हर बार जीतता है, बल्कि वो है जो ये समझता है कि वो कभी भी हार सकता है, बिना किसी गलती के भी। और यही समझ हमें विनम्र बनाती है, ग्राउंडेड रखती है और दूसरों की सफलताओं और असफलताओं को देखने का नजरिया बदल देती है। जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि सिर्फ मेहनत करो और सब मिल जाएगा, तो हम उन्हें अधूरी सच्चाई बता रहे होते हैं। हाँ, मेहनत बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि कभी कभी किस्मत की एक हल्की सी मुस्कान ही सब कुछ बदल सकती है। और जब आप ये समझ लेते हैं कि लक, रिस्क हर कहानी का हिस्सा है, तो आप खुद को और दूसरों को ज्यादा इंसानियत से देख पाते हैं। आपकी सोच में नम्रता आ जाती है और आप यह मानने लगते हैं कि जिंदगी का हर मोड़ बस आपकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं, बल्कि समय का खेल भी हो सकता है। तो अगली बार जब आप किसी को सफल देखें, तो उन्हें सिर्फ उनकी डिसीजन से मत आंकें, और जब आप खुद किसी मुश्किल में फंसें तो खुद को दोषी न मानिए, क्योंकि आपने जो किया वही और किसी ने किया होता तो शायद नतीजे अलग होते। और यही सोच हमें सिखाती है कि कभी घमंड मत करो और कभी हार मानकर खुद को मत कोसो, क्योंकि खेल अभी बाकी है और किस्मत की चाल कभी भी बदल सकती है। अब सोचिए, क्या आप अपनी सफलता को पूरी तरह अपनी समझदारी का नतीजा मानते हैं, या क्या आप इस सच को अपनाने के लिए तैयार हैं कि हर जीत में किस्मत की भी थोड़ी हिस्सेदारी होती है? ये सवाल सिर्फ एक किताब से नहीं, जिंदगी से हैं, और आपके जवाब शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दें। चैप्टर 3, नेवर इनफ, कभी पर्याप्त नहीं होता। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए, अगर आपके पास आज 1 करोड़ रुपए हों, तो क्या आप खुद से कहेंगे अब बहुत है? शायद नहीं। आप सोचेंगे अगर 2 करोड़ होते तो ज्यादा अच्छा होता, और अगर आपके पास 2 करोड़ हो जाएं, तो आप चाहेंगे 5 करोड़। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों है कि हम में से बहुत से लोग एक रेखा खींच ही नहीं पाते जहां जाकर कहें बस अब काफी है। ये एक इंसानी फितरत है, मोर, जस्ट अ लिटिल मोर। मॉर्गन हाउसल हमें याद दिलाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है संतोष की कमी, और यही कमी हमें जिंदगी की सबसे कीमती चीजें खोने पर मजबूर कर देती है, जैसे खुशी, सुकून, रिश्ते और कभी कभी इज्जत भी। इस बात को समझने के लिए एक असली कहानी हमारे सामने आती है, राजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ की। राजत गुप्ता एक भारतीय जो अमेरिका के कॉरपोरेट वर्ल्ड में इतिहास रचने वाला नाम बना। मैकिन्सी जैसे ग्लोबल फर्म का मैनेजिंग डायरेक्टर बना। करोड़ों डॉलर की संपत्ति थी, इज्जत थी, प्रभाव था। लेकिन फिर क्या हुआ? उसने ऐसा रिस्क लिया जिसकी उसे कोई जरूरत ही नहीं थी। इनसाइडर ट्रेडिंग में लिप्त होकर उसने कुछ लाख डॉलर का फायदा पाने के लिए अपनी सारी साख, नाम और पहचान दांव पर लगा दी। क्यों? क्योंकि जो मिला वो काफी नहीं था, उसे और चाहिए था, शायद ज्यादा पावर, ज्यादा इन्फ्लुएंस। पर इस और की भूख ने उसका सब कुछ छीन लिया। दूसरी तरफ बर्नी मैडॉफ, एक ऐसा इंसान जो वॉल स्ट्रीट पर दशकों तक सबसे सफल लोगों में गिना गया। उसने इतने पैसे बनाए कि उसकी अगली कई पीढ़ियां बिना काम किए जी सकती थीं। लेकिन उसने एक ऐसा झूठा जाल बुना जिसकी सच्चाई बाहर आने के बाद उसके अपने बेटे ने आत्महत्या कर ली और बाकी की जिंदगी उसने जेल में बिताई। क्यों? क्योंकि वो उस जगह पर भी नहीं रुक सका जहां रुक जाना इंसानियत का तकाजा था। और अब सोचिए, आप और हम भी क्या इस नेवर इनफ वाले जाल में फंसे हुए हैं? कभी आप नया फोन खरीदते हैं और 6 महीने में नया मॉडल देखकर पुराना लगने लगता है। कभी पड़ोसी की कार देखकर अपनी कार छोटी लगने लगती है। कंपैरिजन क्वाइटली बिकम्स पॉइजन। हम सिर्फ पैसे से नहीं, लोगों की जिंदगी से भी अपनी कीमत नापने लगते हैं, और यही होती है उस असंतोष की शुरुआत। हाउसल हमें एक सच्चाई से मिलवाते हैं कि पैसा एक टूल है, जिंदगी का साधन है, साध्य नहीं। लेकिन जब हम इसे ही सब कुछ बना लेते हैं तो खुद को खो देते हैं। हम भूल जाते हैं कि पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उससे संतुष्ट रहना एक और बड़ी कला है। क्योंकि जब तक हम कब रुकना है नहीं जानते, तब तक हम दौड़ में भाग तो रहे होते हैं, पर मंजिल कहीं नहीं होती। सोचिए, अगर आपको अपनी मंजिल का ही नहीं पता तो आप वहां कैसे पहुंचेंगे? इस अधूरी दौड़ में हम अपने स्वास्थ्य को, अपने रिश्तों को, अपने समय को गिरवी रख देते हैं। हर नई उपलब्धि के बाद भी अंदर से खालीपन महसूस होता है, और फिर कुछ भी काफी नहीं लगता। मॉर्गन हाउसल हमें एक बहुत प्यारी बात बताते हैं,
The hardest financial skill is getting the goalpost to stop moving. यानी जो सबसे मुश्किल चीज है वो है अपने जीवन में एक ऐसा बिंदु तय कर पाना जहां हम कह सकें अब ठीक है, अब संतुष्ट हूं। और यही असली अमीरी है। धनवान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, धनवान वो है जो सबसे कम में भी खुद को पूरा महसूस करता है। Chapter 4 Getting Wealthy versus Staying Wealthy। धनी बनना बनाम धनी बने रहना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर बनने के बाद भी लोग क्यों सब कुछ खो बैठते हैं? क्यों कुछ लोग करोड़ों कमाने के बावजूद खुद को कर्ज के दलदल में फंसा पाते हैं? और क्यों कुछ लोग जो दिखने में सामान्य से भी ज्यादा साधारण लगते हैं दशकों बाद करोड़पति निकलते हैं चुपचाप, बिना किसी शोर के? इसका जवाब पैसा कमाने की कला में नहीं, बल्कि उसे बनाए रखने की समझ में छिपा है। हमारे आसपास की दुनिया हमें सिखाती है कि ज्यादा कमाना ही सफलता है। बचपन से हम सुनते हैं, बड़ा आदमी वही है जो ज्यादा कमाता है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, महंगे ब्रांड्स। लेकिन सच्चाई ये है कि वेल्थ बनाना और वेल्थ को टिकाए रखना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। जिस तरह किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना एक चुनौती है, उससे भी बड़ी चुनौती वहां टिके रहना है, बिना गिरे, बिना बहकावों में आए। मॉर्गन हाउसल एक शानदार उदाहरण बताते हैं जेसी लिवरमोर का। 1994 की महामंदी के दौरान जब दुनिया भर के लोग अपना सब कुछ खो रहे थे, तब जेसी ने स्टॉक मार्केट से इतना पैसा कमाया कि वे उस दौर के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। लेकिन कुछ ही सालों बाद वे बर्बाद हो गए। कर्ज, गलत फैसले और फिर एक दिन खुद की जान ले ली। सोचिए, वो इंसान जिसने दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक गिरावट में भी पैसा बनाया, वो आखिर क्यों हार गया? क्योंकि उसने वेल्थ को बनाए रखने की साइकोलॉजी नहीं सीखी थी। अमीर बनने के लिए बोल्डनेस चाहिए, रिस्क लेना पड़ता है, कॉन्फिडेंस चाहिए, एग्रेसिव डिसीजंस लेने होते हैं। लेकिन अमीर बने रहने के लिए एक अलग किस्म की सोच चाहिए। उसमें ह्यूमिलिटी चाहिए, फियर चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरत होती है सर्वाइवल माइंडसेट की। आपने शायद कभी नहीं सुना होगा कि कोई बिलियनर ये कहे, मैं सफल हूं क्योंकि मैंने सबसे बड़े फैसले लिए। ज्यादातर सफल लोग कहते हैं, मैंने उन फैसलों से बचा जो सब कुछ तबाह कर सकते थे। सफलता का असली रहस्य ये नहीं है कि आप कितनी जल्दी ऊपर पहुंचे, बल्कि ये है कि आप कितनी देर तक टिके रहे। हमारे समाज में रिस्क टेकिंग की बहुत तारीफ होती है, लेकिन बहुत कम लोग रिस्क अवॉइडेंस को समझते हैं। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर कोई चाहता है कि वह अगला यूनिकॉर्न बना दे, एक वायरल ट्रेड पकड़ ले, एक ही बार में जैकपॉट लग जाए। लेकिन असली अमीरी उस इंसान के पास होती है जो छोटी छोटी जीतों को बार बार दोहराता है, बिना लालच में आए, बिना जल्दबाजी में। वेल्थ को बनाए रखने के लिए 3 चीजें बेहद जरूरी हैं। Save like a pessimist, invest like an optimist, and plan like you'll live forever। वो यानी जब आप पैसे बचा रहे हों तो सोचिए कि कल मुसीबत आ सकती है। जब निवेश कर रहे हों तो भरोसा रखें कि दुनिया आगे बढ़ेगी। और जब आप प्लान करें तो मानिए कि जिंदगी लंबी है और आपको लंबे समय तक टिके रहना है। यही वो सोच है जो हमें जेसी लिवरमोर नहीं, बल्कि ग्रेस ग्रोनर जैसे लोगों से सीखनी चाहिए। ग्रेस एक मामूली सेक्रेटरी थी, जिंदगी भर एक छोटे से ऑफिस में काम किया, एक ही कंपनी के कुछ स्टॉक्स खरीदे और डेकेड्स तक होल्ड किए। जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी को दान किया, जो कि $7 मिलियन से भी ज्यादा था। न शोर न दिखावा, बस धैर्य और संयम। हमेशा याद रखिए, हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम सिर्फ उस कहानी को देखते हैं जो हेडलाइंस में आती है, जिसने करोड़ों कमाए। हम ये नहीं देखते कि उसने क्या खोया और क्या वो सब कुछ संभाल पाया। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आप सिर्फ अमीर न बने, बल्कि सच्चे अर्थों में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने, तो अपने माइंडसेट को बदलिए। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा बचाना, टिकाना और सही दिशा में बढ़ाना वो एक जीवन शैली है। तो अगली बार जब आप किसी की सफलता देखकर इंस्पायर हों, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि उन्होंने कितना कमाया, ये भी सोचिए कि क्या वे उतनी ही समझदारी से उसे संभाल पाए। और यही वो सोच है जो इस किताब को सिर्फ एक फाइनेंशियल गाइड नहीं, बल्कि एक जीवन का आईना बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रेस ग्रोनर और जेसी लिवरमोर की पूरी कहानी अलग वीडियो में बताऊं, तो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है। Chapter 5 You're not alone। आप अकेले नहीं हैं। आप जब किसी मॉल में खड़े होकर देख रहे होते हैं कि सामने वाला इंसान एक महंगी कार में बैठता है
उसके हाथ में सबसे नया आईफोन है और उसके कपड़ों से लग्जरी की महक आ रही है। तब क्या आपके मन में कभी यह ख्याल आया है कि काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती? बहुत मुमकिन है कि आया हो, और यही एक ऐसा पल होता है जहां हम सब, चाहे हम इसे माने या नहीं, एक कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाते हैं। हमारा जीवन एक ऐसी दुनिया में बीत रहा है जहां हर चीज सोशल मीडिया पर शेयर की जा सकती है, चाहे वो वेकेशन हो, न्यू कार, घर की चाबी या फिर महंगे रेस्टोरेंट में डिनर। हम हर दिन ऐसी जिंदगियां देखते हैं जो दिखने में परियों की कहानी जैसी लगती हैं, और धीरे धीरे हम ये मानने लगते हैं कि अगर मेरे पास ये नहीं है तो शायद मैं पीछे हूं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है। जिस इंसान की आप लग्जरी लाइफ देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं, हो सकता है वो क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबा हुआ हो, या फिर वो व्यक्ति जिसे आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल मान रहे हैं, वो भीतर से एंग्जाइटी और स्ट्रेस से घिरा हो। हमें अक्सर पूरी कहानी नहीं दिखती, हमें सिर्फ हाइलाइट्स दिखाई जाती हैं, और वो भी फिल्टर लगाकर। हम जब पैसे को लेकर डिसीजन लेते हैं तो हम सोचते हैं कि ये डिसीजंस हमारी समझदारी से लिए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी फाइनेंशियल चॉइसेस कई बार दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर इन्फ्लुएंस होती हैं। मान लीजिए एक छोटा शहर है जहां एक मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की देखभाल और रोजमर्रा की जरूरतें बड़ी सादगी से निभा रहा है। लेकिन एक दिन उनके पड़ोसी एक नई एसयूवी ले आते हैं। बात फैलती है, बच्चे भी देख रहे हैं, और अब पति पत्नी के बीच एक नई बातचीत शुरू होती है। हमें भी कुछ बड़ा करना चाहिए, और बस वहीं से एक ऐसी दौड़ शुरू होती है जिसमें फिनिश लाइन किसी को नहीं पता। यह इंसानी स्वभाव है कि हम अपने डिसीजंस को दूसरों के चॉइसेस से तौलते हैं। लेकिन सोचिए, क्या आपने कभी किसी और की पूरी फाइनेंशियल स्टोरी जानी है? उनकी इनकम, लायबिलिटीज, गोल्स, स्ट्रगल्स? शायद नहीं। फिर भी हम अपनी जिंदगी को उनके परिणामों से कंपेयर करते हैं। पैसे को लेकर हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम ये मान लेते हैं कि वेल्थ का मतलब हर किसी के लिए एक जैसा होता है। लेकिन वेल्थ एक डीपली पर्सनल चीज है। किसी के लिए इसका मतलब है सुरक्षा, किसी के लिए आजादी, और किसी के लिए स्टेटस। और जब आप किसी और की परिभाषा से अपने सपनों को तौलने लगते हैं, तब आप खुद की खुशी को गिरवी रख देते हैं। मान लीजिए एक युवक है, नाम है रवि। रवि ने कॉलेज के बाद एक स्टेडी नौकरी पकड़ी, ईएमआई की बजाय सेविंग को तरजीह दी, और हर महीने म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा थोड़ा निवेश किया। लेकिन उसका दोस्त विक्रम, जिसने स्टार्टअप शुरू किया, बड़ी गाड़ियों में घूमता है, इंस्टाग्राम पर लग्जरी लाइफ दिखाता है। रवि को लगता है शायद उसने कुछ गलती कर दी, वो खुद को कमजोर मानने लगता है। लेकिन 10 साल बाद जब विक्रम का बिजनेस डूब जाता है और रवि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ अपना घर खरीदता है, तब असली तस्वीर सामने आती है। यह सब इसलिए नहीं कि रवि स्मार्टर था, बल्कि इसलिए कि उसने दूसरों की दौड़ में खुद को नहीं घसीटा। दूसरों की कहानियां हमें इंस्पायर कर सकती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें अपने डिसीजंस की नींव बना लें तो हम अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं। पैसे की साइकोलॉजी यही कहती है कि हमें अपनी फाइनेंशियल जर्नी पर भरोसा रखना होगा। ये जरूरी नहीं कि सबकी मंजिल एक हो, और ना ही रास्ते। एक और गलतफहमी ये है कि लोग मानते हैं पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल है। ईएमआई कम कर लो, एसआईपी बढ़ा लो, आरओआई निकाल लो। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा इमोशंस का खेल है। डर, लालच, जलन, संतुष्टि, ये सब हमारे फैसलों को तय करते हैं। और जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, तब हम इन भावनाओं के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। जो असुरक्षा आप महसूस करते हैं, जो कंपैरिजन का बोझ आप उठाते हैं, वो हर इंसान महसूस करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दिखाता है, कोई छुपाता है।